ये जो आप तस्वीर पीछे देख रहे हैं इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे क्योंकि 6 बजे का वक्त है और बंसल न्यूज़ आपने जिस तरह से देखा है हर बार हम सामाजिक सरोकार भी निभाते हैं, खबर भी आपको दिखाते हैं, कई बार खबरों से चौंकाते भी हैं तो कई बार आपको ऐसी खबरें दिखाते हैं जो आपको सोचने के लिए, समझने के लिए मजबूर करती हो। लेकिन यहाँ बहुत सोचना समझना नहीं है, सिर्फ देखना है क्योंकि शाम का वक्त है, आज शुक्रवार का दिन है। आप प्लानिंग कर चुके होंगे वीकेंड्स की कि आपको कहाँ जाना है। बारिश का मौसम है, झरने, नदी, पहाड़ सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन एक सुरीली आवाज़, इस पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसमें जो ये लिटिल लता मंगेशकर है ना, इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, बात करवाते हैं और उसका पूरा सेशन शुरू होगा। शरद द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप लोग भी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर कमेंट कीजिएगा आप क्या जानना चाहते हैं और सीधे बात करेंगे। शरद जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विजय, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वीकेंड्स हैं, लोग इस समय जो अपने दफ्तर से लौट रहे हैं वो प्लान कर रहे होंगे और इशिता हमारे साथ हैं। बहुत आपका स्वागत करता हूं इशिता। आप न सिर्फ मध्य प्रदेश की शान हैं बल्कि आप हिंदुस्तान की उस स्वर कोकिला की हमें याद दिलाती हैं जिनका नाम सुनते ही श्रद्धा से, जज्बा अक़ीदत से, गहरे प्राइड और ऑनर से हमारे हाथ जुड़ जाते हैं। आप मध्य प्रदेश की बहुत प्यारी सी बिटिया हैं। आप खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें। मध्य प्रदेश की 7 करोड़ से ज़्यादा जनता और देश की म्यूज़िक लवर जो करोड़ों में जनता है, 40 करोड़ 50 करोड़, सबकी मोहब्बत, सबका प्रेम, सबका आशीर्वाद आपके साथ है। पहले आपके सफ़र के बारे में हम जानना चाहेंगे और आप इजाज़त देंगी तो बीच बीच में ख़बरों की दुनिया में भी जाते रहेंगे और ख़बरों के सुर लगाने के बाद फिर संगीत के सुर भी हम लगाते रहेंगे आपके साथ। तो मुझे अपने बारे में बताइए इशिता। पापा से बहुत प्यार है आपको, हमने जिस चैनल पर आपको देखा, आपकी मदर का बहुत ही आपके साथ एक हाथ रहा है, एक मिडास टच पेरेंट्स का हमेशा होता है। थोड़ा सा अपने परिवार, अपनी पृष्ठभूमि और संस्कार धानी जबलपुर बड़ा सुंदर और प्रिय शहर है मेरा, उसके बारे में भी मुझे बताइए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपने मुझे इतनी बड़ी उपाधि दी और सभी लोग मतलब एक तरह से अगर मुझ में कहीं ना कहीं लता जी की अगर छाया देख पा रहे हैं तो ये मेरे लिए मेरे जीवन काल का सबसे ही एक बड़ा जो है कॉम्प्लीमेंट मैं इसे मानती हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि लोग मुझे इतना प्यार देते हैं। और जहाँ तक मैं अगर अपने जर्नी की बात बताऊँ तो ये बहुत छोटी उम्र में ये सफ़र शुरू हो गया था क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों ही इस फील्ड से रहे हैं, म्यूज़िक से रहे हैं। तो जब मैं 2-2.5 साल की थी तभी म्यूज़िक कहीं ना कहीं मम्मी ने डिस्कवर कर लिया था और खेलते वक्त या ऐसे तुतला के गाते वक्त कहीं ना कहीं देख लिया था कि इसको कहीं ना कहीं शौक़ है और ये गा सकती है, सुर है। तो फिर ऐसे मेरे को म्यूज़िक सिखाने की जो है शुरुआत हुई। 4 साल की हुई तो फिर प्रॉपरली उन्होंने सिखाने के लिए मुझे भेजा और सीखने लग गई क्लासिकल और लाइट म्यूज़िक और सारी चीज़ें बचपन से ही सीखने लगी। 4th क्लास में आई तो एग्ज़ाम्स देने लगी यूनिवर्सिटी के और जो विशारद होता है वो मैंने शुरू कर दिया। तो ये था कि बचपन से ही म्यूज़िक का बहुत मुझे माहौल मिला और ये भी मैं मानती हूँ कि मतलब मेरे माता पिता का इसमें सबसे बड़ा योगदान था। अगर वो लोग इतनी छोटी उम्र में नहीं पहचानते या इतनी छोटी उम्र से मुझे एक प्रॉपर रास्ते में नहीं एक सांचे में ढालते तो शायद वो रास्ता मैं कभी पकड़ ही नहीं पाती। तो कहीं ना कहीं ये मेरे पेरेंट्स ने ये डिस्कवर किया और उन्होंने ही बचपन से मुझे इस फील्ड में डाला। और साथ ही साथ एक बड़ी ही दिलचस्प बात यह है कि जब मैं बहुत छोटी थी तो उतना समझ में नहीं आता था कि गाना रफ़ी साहब हैं या कोई किशोर दा हैं, लता मंगेशकर जी हैं, आशा जी है, ये उतना समझ नहीं आता था। और क्योंकि मम्मी पापा गाते थे, जो भी गाने थे सब मम्मी पापा से सुने थे, तो मेरे लिए मेरी ये मान्यता थी या मेरा ये मानना था कि जो भी गाने हैं सब मेरे मम्मी पापा के गाए हुए हैं। तो उन्हीं को सुन सुन के कहीं ना कहीं सीखने लगी। और कुछ सालों बाद जब थोड़ा समझ आया, अकल आई, फिर मुझे समझाना शुरू किया कि बेटा ये लता जी के गाने हैं और ऐसे फिर धीरे धीरे मेरा रुझान जो है उस तरफ बढ़ता चला गया। और लता मंगेशकर जी के गाने और स्पेशली मेरी लाइफ क्यों ऐसे एक ट्रिब्यूट बन गई लता जी के लिए, क्योंकि लता मंगेशकर जी का जो
पूरा मैं मानती हूँ कि ये जो खजाना है, जो गानों का, संगीत का जो पिटारा है, ये हम सभी आर्टिस्ट के लिए एक धरोहर है, या एक इतना बड़ा खजाना है, कितना बड़ा ट्रेजर बॉक्स है कि पीढ़ियों दर पीढ़ी भी इनका जो संगीत है ना, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। और इससे मैंने हमेशा सीखा ही है। और लता जी का एक गाना अगर मैं 100 बार भी सुनूं तो 100वीं बार मुझे कुछ नया उसमें सीखने को मिलता है। ठीक बात तो ये काफी अच्छी बातें रही हैं जो सफर में सीखी है। बहुत अच्छा एक्सप्रेशन रहा है इशिता आपका, और इस छोटी सी उम्र में ना आप गायकी में बहुत ऊंची उड़ान के साथ आगे बढ़ रही हैं, बल्कि मैंने आपका पूरा एक्सप्रेशन जो सुना, जो पूरी बात आपने इस टेंडर एज में कही, उसमें भी एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी, या एक मैं कहूँ कि एक परिपक्वता जो गॉड गिफ्ट है और आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हैं। बहुत खूबसूरत बात है। मैं चाहूँगा कि सफ़र को तो हम आगे बढ़ाएं। अगर एक गीत अगर हो जाए, और मुझे हमेशा याद आता है लता जी की अमर आवाज़ में वो गीत कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। तो अगर 2 पंक्तियां आप गुनगुना देंगी तो ये मानसून की बारिश में डूबी हुई ये शाम जो निथरी हुई है, धुली हुई है, इसकी रंगत कुछ और बढ़ जाएगी। जी। मेरी पहचान है, वाह, गर याद रहे ओ नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, वाह वाह, याद रहे। क्या बात है, क्या बात है। इशिता बहुत खूबसूरत, वाह वाह। कम हंसी नहीं आज है यहाँ, कल कहीं नहीं, वक्त से परे अगर मिल गए कहीं, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। वाह वाह वाह, कमाल है इशिता, कमाल है। बहुत बहुत आपको बधाई। और लता जी के साथ इशिता है इस गीत में, उसकी स्वर लहरियाँ हैं। एक सच्चा कलाकार, लता जी के प्रति पूरी श्रद्धा। आज वो भी जहाँ से आपको सुन रही होंगी, उस हेवन से, उस स्वर्ग से, उस जन्नत से, जिसकी वो मुस्तकबिल हकदार हर लिहाज से हैं, सरलता में, सादगी में, फ़न में, तो मैं क्या कहूँ। वहाँ से वो भी ये कह रही होंगी कि इशिता, तुमने ये जो गीत गाया है, इस गीत में तुमने अपने तत्व को शामिल किया है, इसमें तुम्हारी मौलिक प्रतिभा भी झलक रही है। बहुत खूबसूरत इशिता। इसीलिए आपको हम तो एक खबर से जुड़े हुए खबर नवीस हैं, लेकिन जिन लोगों ने मुंबई में संगीत के नामचीन लोगों ने आपको सुना है, वो इसीलिए आप में लता जी के अक्स को बहुत गंभीरता से देखते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कई बार एक खबर नवीस और खबर की ये जो पूरी दुनिया है, ये बड़ी निर्मम और कई बार बड़ी बेदिल भी लगती है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि एक सिक्के के 2 पहलू जिस तरह ज़िंदगी में है, इशिता की इस मधुर आवाज़ के पीछे का जो संघर्ष है, वो संघर्ष हमने नहीं देखा है। इस संघर्ष में माता पिता का वो एक लंबी जद्दोजहद इसमें शामिल है कि इशिता आगे बढ़े। इशिता का टैलेंट तो अपनी जगह महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उसको पहचान कर ये सबसे पहले गुरु जो होते हैं, ये माता पिता होते हैं। जबलपुर और मध्य प्रदेश अभी ऐसे
बड़े स्थान नहीं हैं चेन्नई की तरह, बेंगलुरु की तरह, हैदराबाद की तरह, लखनऊ की तरह, कि जहाँ से मुंबई तक का सफ़र बड़ी आसानी से आप तय कर सकते हैं। हम मध्य प्रदेश के लोग जब मुंबई जाते हैं तो पाते हैं कि वहाँ मध्य प्रदेशी कलाकारों की संख्या दूसरे राज्यों की तुलना में कम है। वो सपोर्ट सिस्टम जो हमें चाहिए होता है वो हमें नहीं मिलता दिल्ली की तुलना में, या लखनऊ की तुलना में, या हैदराबाद की तुलना में, या फिर आप और बड़े शहरों की बात करें। लेकिन इशिता ने ये जो सफ़र तय किया, इशिता अपने पापा की बात करके आप अक्सर मैंने देखा है, एक बिटिया और एक पापा की बॉन्डिंग बड़ी अल्टीमेट होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत दोनों का एक अद्भुत रिश्ता है, एक पिता का एक बेटी से और बेटी का पिता से। और इसमें माँ तो हमेशा ऐसी हैं कि धरती की तरह, जिसको कहते हैं धारिणी, वो बस सब कुछ सहती हैं, चलती हैं, मुस्कुराती हैं। और माँ जो है वो अपने जीवन साथी यानी आपके पापा को भी संभालती हैं और इशिता को भी कैसे मम्मी पापा को आप याद करती हैं संघर्ष के इन दिनों में? कई बार हौसला टूटा होगा, हिम्मत छूटी होगी, लेकिन चट्टान की तरह खड़े रहे होंगे पेरेंट्स। जी जी बिल्कुल, बहुत ही मैं ये मानती हूँ कि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। और एक बात जो मेरे ही माता पिता ने मुझे बचपन से सिखाई कि अगर सपना बड़ा है तो संघर्ष छोटा नहीं हो सकता। वाह। तो सपने तो बड़े बड़े देख लिए, पूरे करने की ठान भी ली, मेहनत भी करना शुरू कर ली। तो एक कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेंस मन में था कि संघर्ष तो आएगा और ऐसा आएगा कि कई बार आपको जीवन में तोड़ेगा। लेकिन बिल्कुल कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इस सफ़र में, इस रास्ते में एक मतलब आपके पिता का साथ ही छूट जाए तो फिर कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि क्या करें अब। मतलब हर बच्चा अगर कभी ऐसे रास्ते के ओर अगर अग्रसर रहता है या कोई गोल होता है उसकी लाइफ में, कोई सपना होता है जिसे पूरा करने के लिए पूरा परिवार मेहनत कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं एक थॉट, एक किसी व्यक्ति के चले जाने से एक ये सवाल भी आता है कि किसके लिए करना है अब ये सब, क्या करना है। पर मुझे अभी भी याद है इंडियाज़ गॉट टैलेंट का ऑडिशन मैंने मेरे पिताजी को गए जब 15 दिन हुए थे, उस 15वें दिन पे ही मैंने ऑडिशन दिया था। थॉट या सोच या मन में एक जिसे कह सकते हैं कि एक उम्मीद केवल इतनी सी थी कि मानती हूँ पापा नहीं है, पर उनके सपने और जीवन भर माँ ने जो संघर्ष किया, जो सैक्रिफाइसेस किए हैं, माता पिता, मम्मी पापा ने खुद जो कुछ सहा है, मैंने अपने बचपन से जो सारी अपनी चीज़ें छोड़ छाड़ के, खेलने कूदने की उम्र थी तो दोस्त वोस्त छोड़ के म्यूज़िक क्लास जाना, सुबह से दिन दोपहर तक स्कूल में रहना, स्कूल से लौटने के बाद बच्चे सोते थे, आराम करते थे, खेलने जाते थे, मैं म्यूज़िक क्लास जाती थी, कॉम्पिटिशन्स में जाती थी, ट्रैवल करती थी, शोज़ में जाती थी। तो ये सारा संघर्ष इस दिन के लिए बिल्कुल भी नहीं किया था कि एक व्यक्ति के जाने की वजह से उनके ही देखे हुए सपने पर मैं पानी फेर दूं। तो सिर्फ एक यही थॉट था और एक कहीं ना कहीं उन्हीं की एक सिखाई हुई बहुत अच्छी बात थी। एक छोटा सा इंसिडेंट है, मैं बताना चाहूँगी। जब बहुत सारे ऑडिशंस मैंने दिए, बहुत सारे, मतलब मैं बचपन से ही देती आ रही थी, तो काफ़ी सारे रिजेक्शंस मैंने फेस किए, काफ़ी सारे फेलर्स मैंने अपनी लाइफ में देखे। बहुत सारे ऐसे रियलिटी शोज़ थे, ऑडिशंस थे, इंटरव्यूज़ थे जिसमें मैं लगातार रिजेक्ट ही होती चली गई। तो एक मोमेंट, एक हर किसी की लाइफ में ऐसा आता है कि इंसान टूटता है, वो ये सोचता है कि क्या पता मैं इस फील्ड में मैं हूँ भी या नहीं, मेरी किस्मत में लिखा भी है या नहीं, तरह तरह के ख्याल मन में आते हैं। और मुझे अभी भी याद है, मैं और मम्मी उस वक्त मुंबई में थे, पापा और मेरी छोटी बहन वो जबलपुर में थे। और उस दिन सारेगामापा का ऑडिशन था और हमारे पास कॉल आया हुआ था कि आपको यहाँ एड्रेस आया हुआ था कि आपको यहाँ पे ऑडिशन देने के लिए आना है। मैं और मम्मी मरीन ड्राइव्स जो है समंदर के किनारे हम जाके बैठ गए और बस एक तरह की हिम्मत मन में बांध रहे थे कि क्या करें, जाएं ना जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि वापस लौट के हमें सवालों के जवाब देने पड़ेंगे कि क्या हुआ, आप ऑडिशन देने गए थे, हुआ नहीं। होता है, हर किसी के जीवन में ऐसे सवाल टकराते हैं, लोग काफ़ी सवाल जवाब करते हैं।
तो कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा था कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं लोगों को इतने जवाब, मतलब लोगों के सवालों के जवाब दे सकूं। बिल्कुल। तो उस वक्त पापा ने एक बहुत अच्छी बात, पापा का कॉल आया और उन्होंने मतलब पूछा कि ऑडिशन देने नहीं गई। तो मैंने कहा कि पापा अभी सोच रहे हैं जाएं कि ना जाएं। तो उन्होंने पूछा कहाँ हो, तो मैंने कहा पापा मैं और मम्मी समंदर किनारे बैठे हैं। तो 2-4 मिनट का साइलेंस रहा। फिर थोड़ी देर बाद पापा ने एक बहुत अच्छी बात समझाई मुझे, जो आज भी याद है, और अब जब वो नहीं है तब तो और याद आती हैं ये बातें। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात सिखाई कि बेटा हर एक सफलता ना ये समंदर की आती हुई लहरों की तरह है, हर एक अपॉर्चुनिटी। और जब भी इंसान इस समंदर में अपने आप को भेजना चाहता है, पहुंचना चाहता है समंदर की गहराइयों तक, या समंदर को अगर अपनी मुट्ठी में करना चाहता है, तो जैसे ही वो एंटर होता है तो बार बार जो लहरें हैं वो उसको थपेड़े मार के बाहर किनारे लाके फेंक देती है। फिर जाता है, फिर फेंक देती है, फिर जाता है, फिर फेंक देती है। क्रम काफ़ी बार चलता है, लेकिन एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब समंदर जो है उसको अपने अंदर ले लेता है, और बस तब इंसान तैरना सीख जाता है, एक्सप्लोर करना सीख जाता है, जीतना भी सीख जाता है। फिर तो पूरा महासागर आपका है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। पिता मेरे भी अब इस दुनिया में नहीं हैं और काफ़ी समय हो गया उनको। एक छोटा सा संदर्भ, हालांकि आप सितारा हैं, मैं उस हैसियत का व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन उन लोगों से मैं ये बात कहूँगा ज़रूर जो अपने पेरेंट्स से जुड़ते हैं। मेरा भी आप ही की उम्र रही होगी, एक बड़े संस्थान में ऑडिशन के लिए मुझे बुलाया ही नहीं गया, जबकि मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस था कि आवाज़ अच्छी है, दिखने में अच्छा हूँ और पढ़ा लिखा हूँ, कविताएं लिखता हूँ, तो एंकर के इस ऑडिशन में इस बड़े संस्थान से तो मुझे बुलाना ही पड़ेगा। और थोड़ी सी उम्मीद इसलिए और अधिक थी कि मेरे पिताजी के एक बहुत अभिन्न मित्र उस ऑडिशन को कोऑर्डिनेट कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया। और शहर के कुछ प्रभावशाली लोगों को जो मेरी उम्र के ही थे, मेरे साथ प्रतिस्पर्धी भी थे, उनको बुला लिया गया। मुझे बहुत दुख हुआ और एक कमरे में मैंने खुद को बंद कर लिया और मैं बहुत डिप्रेशन में था। और मुझे लगा ये दुनिया सिर्फ बिकती है, यहाँ सिर्फ पैसा देखा जाता है, ताकत देखी जाती है। और मेरी माँ खटखटा रही थी दरवाज़ा, तमाम लोग, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। लेकिन ये मेरे पिता थे जो आए, और जब उन्होंने कहा तुम जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे, इस छोटी सी घटना से रुक मत जाओ। आज भी उनकी तस्वीर के सामने मैं खड़ा होता हूँ तो बुदबुदाता हूँ, यू आर राइट पापा, आपने ठीक कहा था। कितना आगे आया ये मेरा मूल्यांकन का विषय नहीं है, लेकिन पीछे नहीं छूटा, इस मेले में भटक नहीं गया, आगे बढ़ता गया। सफलता मिली नहीं मिली, तो मैंने आपकी आंखों में भी उस नामचीन जिस चैनल में आप इंडिया गॉट टैलेंट में गई, आपकी आंखों में एक उदासी थी, लेकिन पापा आपको हमेशा देख रहे हैं, जैसे मुझे फील होता है। मैं अक्सर उनसे बातें करता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ उनकी तस्वीर के सामने और बोलता रहता हूँ, बोलता चला जाता हूँ। एक इसी मिजाज पर पापा को ट्रिब्यूट देते हुए, पापा को एक श्रद्धांजलि देते हुए, लता जी का कोई गीत आपको याद आता हो, या जो भी आपको कोई गीत याद आता हो, तो इस गीत से इस शाम को थोड़ा और सुरीला बनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। एक बहुत ही सुंदर गाना है, बहुत ही खूबसूरत। सीधा शुरू करती हूँ। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं,
वाह 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 वाह, ऐसा लगा कि मीठी यादों का कोई झरना पीछे से खींच रहा है। और इस गाने के जो लिरिसिस्ट हैं संतोषी जी, उन्होंने जब एक रियलिटी म्यूज़िक शो में ये बात कही थी अपनी लरसती हुई आवाज़ में कि क्या दिन थे वो, हमारे दिन रात काम करते थे। और इशिता, आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि इस वक्त हमारे साथ हमारी अपनी माटी के एक बेमिसाल कलाकार मुकेश तिवारी जी जुड़ गए हैं, जो जहाँ से पढ़ाई मेरी हुई है सागर से, उसी सागर से वो भी पढ़े हैं और उसी माटी के हैं। बहुत स्वागत करता हूँ मुकेश तिवारी जी। और हमारे साथी विजय भी एक आध प्रश्न करेंगे और एक आध की अनुमति वो मुझे भी देंगे। इशिता, आप बनी रहिएगा लगातार हमारे साथ, क्योंकि हम ये शो बदस्तूर जारी रखेंगे और कुछ चीज़ें और भी हैं। जी विजय, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। मुकेश तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका बंसल न्यूज़ पर। और सवाल ये कि मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मान मिला है, फिल्म फ्रेंडली स्टेट का सम्मान मिला है, और मैं समझता हूं कि वसूली भाई से बेहतर फ्रेंड कोई नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के हम सभी लोगों को, सब नागरिकों को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो जी। और हालांकि देर से मिला, क्योंकि मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है, ऐसा राज्य है जहाँ के लोगों का व्यवहार बहुत सिनेमा की शूटिंग के अनुकूल है, विध्वंसकारी बिल्कुल नहीं है। और जिस तरीके से भोपाल में आज से 10 साल पहले माहौल बनना शुरू हुआ था, और दूसरा मैं प्रशासन और सरकार को भी इस बात में बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि उन्होंने जो 1 विंडो सिस्टम रखा हुआ है, और तो उससे बहुत आसानी हुई है। कनेक्टिविटी के कारण भी काफी कुछ मध्य प्रदेश और इंदौर और ओमकारेश्वर और निश्चित तौर पे अभी तक छुटका 1-2 फिल्में छोड़ दें यदि हम पहले कि कभी बेड़ाघाट पे शूट हुआ करता था कभी, तो लेकिन अब एक निरंतरता आई है और इसके लिए बहुत बहुत बधाई सारे प्रदेशवासियों को। जी मुकेश जी, एक सवाल ये भी कि जो लोग काफ़ी संघर्ष करते हैं मुंबई जाने के लिए, और वो मुंबई में जो इस वक्त है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनमें टैलेंट कम है या इनमें ज़्यादा है, लेकिन बेहतर जो होता है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है अभावों की वजह से। तो कम से कम ये अभाव अब खत्म होता नजर आएगा। बिल्कुल होगा, और इस दिशा में हम लोगों ने काम भी किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वहाँ भी एक आर्टिस्ट एसोसिएशन बने और जो बॉम्बे से जुड़े, ताकि उनके डेटा एक तैयार हो सके। और लोकल जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं उनसे भी कहा है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि आपको 40% या 50% मध्य प्रदेश के लोग लेना पड़ेंगे, तो उसमें कोताही ना बरतें और नए टैलेंट को मौका दें। और भोपाल, जबलपुर और अन्य जगह रंगमंच के क्षेत्र में हिंदुस्तानी नहीं पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है, और निश्चित ही भोपाल के लोगों में और मध्य प्रदेश के लोगों में रंगमंच और अभिनय को लेकर कमाल का टैलेंट है। तो मुझे लगता है कि एक भूमि तैयार हो गई है और इस पर उनको अवसर मिलेगी। मुकेश जी, मैं समझता हूँ आपकी शूटिंग है, इस वक्त आप व्यस्त हैं, बस एक छोटा सा सवाल। पहले तो चुनावी सफलता के लिए, परिवार में जो सफलता मिली है उसके लिए आपको बहुत बधाई। और हम और इंतजार कर रहे हैं कि कब आप अपनी एकेडमी लेके सागर आ रहे, बाप इंतजार है भैया। हम एकेडमी को करें, हम वैसे तो थिएटर ग्रुप पहले चलाते ही थे जी, और एकेडमी चलाना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा सरदर्द तो नहीं कहूंगा, लेकिन बड़ा जिम्मेदारी का काम है और उसमें बहुत समय लगता है। तो देखिए, रिटायरमेंट के समय कभी हुआ तो मैं चलाऊंगा, और निश्चित तौर पर मैं वर्कशॉप तो लेते ही रहता हूँ, लेकिन मैं उसको एकेडमी या जो भी हम बनाएंगे उसको धन उपार्जन का माध्यम नहीं बनाएंगे, बल्कि उससे टैलेंट उपजे, टैलेंट को काम मिले और उनको अवसर मिले, ये मेरा प्रयास होगा। रिटायर तो आप कभी होंगे नहीं मुकेश भाई, क्योंकि अभी बहुत लंबा सफ़र है और अभी तो ऑस्कर तक जाए, ईश्वर करे। और बहुत शुभकामनाएं कि आप मध्य प्रदेश से ऐसे ही जुड़े रहें, और आप आएंगे तो सागर, मध्य प्रदेश और देश मान बढ़ेगा ही, मध्य प्रदेश का तो विशेष रूप से। बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया विजय आपका। और एक बार फिर चलना चाहिए इशिता जी की तरफ। बिल्कुल जी, चलिए तो एक बार फिर हम संस्कार धानी में इशिता हमारे साथ बनी हैं, उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। इशिता, अभी आप कहीं अब्रॉड से लौटी हैं, शायद यूके से आप लौटी हैं, क्या ये कोई शो था या किस तरह का ये इवेंट था? अगर ऐसा है तो बहुत बधाई आपको। किस तरह का अनुभव रहा अगर ये कोई शो था? क्योंकि हमने रियलिटी शो में भी सुना था कि जल्दी ही आप कहीं अब्रॉड का कोई शो आपको मिला है। बड़े 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 आत्मीय भाव से जो म्यूजिशियन थे नामचीन, उन्होंने कहा था, थोड़ा सा अगर आप शेयर करना चाहें ये बात हमारे साथ। जी
जी ये बेसिकली मेरा पहला यूके टूर था, जिसमें लेस्टर में और लंदन में मेरे 2 शोज़ थे। और मैं बताना चाहूँगी, मुझे ये जब मैं वहाँ परफॉर्म करने के लिए गई तो मेरी जो सेट लिस्ट होती है वो बेसिकली ट्रिब्यूट टू लता जी है। और उसमें अधिकतर लता जी के ही गाने मैं रखती हूँ, क्योंकि वो मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरी पहचान है। और स्पेशली जब मैं भारत से, अपनी भूमि से कहीं बाहर जाकर अगर परफॉर्म कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं इसको अपनी एक पहचान मानती हूँ कि ये एक तरह की मेरी आइडेंटिटी है और एक तरह से मेरे भारत का एक गौरव है अगर मैं लता जी के और हमारे हिंदी गाने अगर प्रस्तुत करती हूँ तो। और जब मैंने वहाँ पे परफॉर्म करना शुरू किया, पूरे कॉन्सर्ट के दौरान 3 घंटे मैंने गाया। पूरे कॉन्सर्ट के दौरान सभी ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा सराहा, तालियों का प्यार और सारी चीज़ें। पर एक जो इंसिडेंट मैं सभी से शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे साथ मैं कहूँगी रह गया एक तरह से, और जो आजीवन मेरे साथ रहेगा, और मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं कितना प्राउड महसूस कर रही थी उस वक्त। मेरे पूरे सेट लिस्ट में कई सारे गाने थे और एक गाना मैंने रखा, ए मेरे वतन के लोगों। वाह। जब मैंने ये गाना शुरू किया तो जो हॉल था, मतलब मुझे खुद आश्चर्य लगा कि ये ब्रिटेन है, ब्रिटिश सरजमी है, और लंदन जैसी जगह पे मैं खड़ी हूँ। और जब मैंने मेरे वतन के लोगों गाना शुरू किया, एक एक करके पूरा हॉल खड़ा हुआ था। सामने की रो में, फ्रंट में जो भी सभी लोग बैठे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। और जैसे ही द मोमेंट मैंने गाना अपना ख़त्म किया है, जैसे ही ख़त्म हुआ है गाना, सभी लोगों ने जय हिंद और भारत माता की जय के नारे लगाए। क्या बात। मैं बयान नहीं कर सकती वो मेरे लिए कितनी बड़ी खुशी की बात थी और कितना मैं कितना गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रही थी, क्योंकि ये कभी मैंने नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था कि कभी मैं अपने जीवन में ऐसा भी दिन देखूंगी कि कभी मैं किसी फॉरेन ट्रिप में जाऊंगी, लंदन जैसी जगह पर खड़े होकर परफॉर्म करूंगी, ए मेरे वतन के लोगों गाऊंगी, ऑडियंस रोएगी और खड़े होकर ब्रिटेन में जय हिंद के नारे लगाएगी। तो ये इस ट्रिप का और मेरे जीवन का एक बहुत ही एक ऐतिहासिक पल है, या एक ऐसा पल है जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, और जिसके लिए मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे मेरे जीवन में इतना सुनहरा एक मौका दिया और इस पल को जीने का मौका भी मुझे मिला। बिल्कुल इशिता, और आप जब ये बात कह रही थी तो मैं भी फिर भावुक हुआ था, क्योंकि ये गाना बचपन से होश संभालने के साथ जब भी सुना है, पता नहीं क्यों जब महसूस नहीं समझ पाता था इसके बोल, तब भी उदास हो जाता था, और जब समझने लगा तब ये समझ आता था कि खून में, अपने ही खून में डूबा हुआ एक जाबाज जंगजू, एक सैनिक सिर्फ ये सोच रहा है कि मुझे मेरी आखिरी सांस तक इस देश की हिफाजत के लिए है, मैं एक कस्टोडियन की तरह हूँ। 15 अगस्त करीब है, लेकिन बात 15 अगस्त से ज़्यादा इसकी है कि हम सब के दिल में वो जज्बा हमेशा है और हमेशा रहेगा। और इतनी खूबसूरत तरीके से आपने वो बात कही है, तो अगर ये गाना हम नहीं सुनेंगे तो बात अधूरी रह जाएगी इशिता। हालांकि मैं इसके दर्द से सिहर उठता हूँ, लेकिन मैं उस दर्द से फिर रूबरू होना चाहूँगा आपकी आवाज़ के ज़रिए, लता जी को प्रणाम करते हुए। और ये जो लता जी के आशीर्वाद से प्यारी सी बिटिया हमारे साथ है, इसको भी मन से प्रणाम करते हुए। जी बिल्कुल। पथ काया फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो, जब
वाह वाह वाह, मैं क्या कहूँ इशिता, मैं फिर उसी दर्द में था, आंखों में नमी तैर रही है, लेकिन उसके बाद भी जय हिंद की सेना, ये भारत है, ये भारत, जय हिंद। भारत है अग्निपथ, वृक्ष हों भले खड़े, हों बड़े हों घने, एक पत्र छां भी मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अग्निपथ है भारतीय सेना का भी, हमारा भी, आपका भी, इशिता का भी। और देखिए इसी अग्निपथ पर चलकर, इसी पर आगे बढ़ के वो स्वर्ण पथ भी है, जहाँ सफलताएं हैं, जहाँ प्रेम है, जहाँ समृद्धि है और जहाँ प्रशंसा है। इशिता, बहुत शानदार अनुभव रहा यूके का आपका। मैं ये भी देखता हूँ कि ये भी बड़ा एक दुर्लभ संयोग है कि आपकी पर्सनैलिटी में भी लता जी की झलक दिखती है। हाँ, पहले भी लोगों ने ये बात कही, और लता जी ही नहीं बल्कि मैं तो देख रहा था कि भारतीय संगीत जगत की कुछ और नामचीन जो गायिका हैं उनकी भी झलक मैं आप में देखता हूँ। दुर्लभ संयोग है ये। आपसे किसी ने कहा वहाँ भी कि आप लता जी के व्यक्तित्व की भी कुछ झलक समेटे रहती हैं अपने भीतर? जी। जी, अधिकतर मैं 2 चोटियां बनाती थी, तो कहीं ना कहीं सब लोग मुझे कहते थे, क्योंकि लंबे बाल बचपन से यही शौक ही ऐसे रहे कि मुझे आइडल मैंने हमेशा लता जी को बनाया, श्रेया घोषाल जी को बनाया, तो मैं अधिकतर हमेशा इन्हीं की तरह अपने आप को ढालती गई, बनाती गई और इन्हीं से सीखती गई। तो हो सकता है कि मैं कहीं ना कहीं एक मिक्सचर बन गई, थोड़ा खुद मैंने अपना कुछ कुछ लगाया, तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक क्योंकि एक बहुत ही सही चीज़ जो मुझे मतलब मेरे माता पिता सिखाते थे कि दूसरों से या जो गुणी लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, लेजेंड्स हैं, उनसे इंस्पायर होना अच्छा है, लेकिन अपना रास्ता खुद हमेशा अलग तरीके से बनाना चाहिए और हर तरह की चीज़ें उसमें लेनी चाहिए, हर तरह की अच्छी चीज़ें। तो ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि बचपन से मैंने हर तरह के सिंगर्स को, हर तरह के आर्टिस्ट्स को सुना है और बहुत ही उनसे सीखने की कोशिश की है, फिर वो चाहे एकदम वेस्टर्न स्टाइल का भी रहा हो जो ओरिजिनल और एकदम ऑथेंटिक, और हमारे भारतीय संगीत की तो बात ही अलग है क्योंकि मैं हमेशा उसको रिप्रेजेंट करती हूँ, तो उसको भी साथ ही साथ मैंने हमेशा सीखा है। लेकर आप चलते हैं शरद जी के पास, और मौलिकता की बात हो रही थी शरद जी, तो मैं भी इसको सोचना चाहूँगा, समझना चाहूँगा, और मैं भी आज मैं ये कह दूं, आपने बड़ी कारसाजी से आप हमें छत्तीसगढ़ ले गए, आपने कितने मौजूद तरीके से उस बात को जोड़ा, हैट्स ऑफ सर। जी, थैंक यू सर। जी, आप अपनी बात कहिए विजय। मौलिकता की बात हो रही थी शरद जी, तो और आपने भी यही पूछा था उनसे कि मौलिकता क्या है, तो मौलिकता को लोग सहजता समझते हैं। इशिता से भी मैं जानना चाहूँगा, ये सहजता है या ये आपका आर्टिस्ट आपके अंदर ही, क्योंकि कई बार हमने आर्टिस्ट को देखा है, क्योंकि जब कला किसी बंधन की मोहताज नहीं होती, आर्टिस्ट को आप डंडे से नहीं चला सकते। बिल्कुल विजय, और इसमें देखिए सबसे खूबसूरत बात यह है कि दिलीप कुमार साहब एक बड़े ही नामचीन आर्टिस्ट हैं। अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान उनसे बहुत मुतासिर रहे हैं, उनके बारे में वो बहुत सोचते रहे हैं, उनसे बहुत इंस्पायर रहे हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन जी का अपना स्टाइल रहा है एक्टिंग का, एक ख़ास अंदाज रहा है, डायलॉग, पावरफुल वॉइस, और शाहरुख खान तो एक अलग ही रोमांटिसिज्म के बादशाह थे। आप सोचिए जिनकी नाक इतनी भद्दी थी, ऐसा कहते हैं, मुझे तो बहुत खूबसूरत लगती है, उनकी पत्नी गौरी तक कहती थी कि तुम्हारी नाक जो है तुम्हारी पर्सनैलिटी में सबसे ख़राब है, लेकिन वो अपने ख़ास अंदाज में जल्दी जल्दी बोलकर मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ, ये अंदाज़ उन्होंने, वो दिलीप कुमार का वो ख़ास अंदाज़ नहीं पकड़ा कि मेरी बात सुनो मेरे भाई, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, या अमिताभ बच्चन ने भी दिलीप साहब को नहीं पकड़ा। आप सोचिए दिलीप, तो ये जो चीज़ें हैं, मौलिकता यही है। इशिता के गाने में इशिता है, आपका अंदाज निश्चित तौर पर, देखिए विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं, वो सचिन से उनकी तुलना होती है, लेकिन स्टाइल ऑफ बैटिंग इज इंटायरली डिफरेंट। इशिता, इस पर एक राय आपकी, ये बहुत खूबसूरत बात है कि स्टैंडर्ड एज में आपको ये चीज़ क्लियर है कि मुझे अपनी मौलिकता को, अपनी नवीनता को, अपनी यूएसपी को इंटैक्ट रखना है। लता जी से मेरी तुलना हो जाए, लेकिन मुझे लता जी को मिमिक नहीं करना है, लता जी की नकल नहीं करनी है,
और लता जी को प्रणाम करते हुए, उनसे प्रेरित होते हुए अपनी स्टाइल ऑफ सिंगिंग से आगे बढ़ना। ये इसको जरा एक्सप्रेस कीजिए, अभिव्यक्त करिए, क्लियर कीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए, खासतौर से स्ट्रगलर यंगस्टर्स के लिए। जी जी, एक बहुत ही सुंदर कविता का एक छोटा सा एक अंश है, काव्यांश है, जो कि बोलना चाहूँगी कि डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता मन का उत्साह उसका इसी हैरानी में, पर मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाह, वाह। और ये पूरे जो मौलिकता की जो बात है, ये सिर्फ एक कोशिश के पीछे छुपी है। हर इंसान अपने आप में एक अलग तरीके का होता है, एक अपनी एक यूनिकनेस लेकर आता है, एक वन ऑफ अ काइंड होता है। ये ईश्वर ही देते हैं हर व्यक्ति को। हमारी बस यही कोशिश रहनी चाहिए कि जैसे कस्तूरी वो ढूंढ नहीं पाता ना, क्या बोलते हैं उसको, मृग, कस्तूरी जो ढूंढ नहीं पाता अपने ही उसकी, जी हाँ, नाभि में रहती है। तो बिल्कुल वैसी ही वाली बात है, बिल्कुल। तो बस एक ही चीज है, कोशिश। मौलिकता का सबसे आसान तरीका है अपने जीवन में मौलिकता को ढूंढने का, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि आपको राह दिखाने वाले आज की डेट में काफ़ी सारे लोग हैं। माता पिता हैं जो जागरूक हैं, गुरु हैं, टीचर्स हैं, आजकल तो काउंसलर्स हैं, टीचर्स हैं, यूट्यूब है, गूगल है, हर तरफ आपको जो है अपॉर्चुनिटीज तुरंत मिलेंगी। पर अपनी लालच कर रहा हूँ थोड़ा सा। जी हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आपने ठीक है। आप जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं वो बात कहूंगा। जी जी इशिता जी जी। हाँ जी, तो बस एक कोशिश है जो कि आप कभी करना ना छोड़े। जितने भी यंगस्टर्स हैं उनसे मैं यही कहूँगी कि आप कोशिश करना बस कभी ना छोड़े। कोशिश करते करते आप कभी ना कभी अपनी मौलिकता को या अपने खुद की यूनिकनेस को ज़रूर ढूंढ लेंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और डर के नौका पार नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण है कि डर के किनारे मत खड़े हो जाइए। इशिता, मैं अब उस इशिता का गाना सुनना चाहूँगा, हम सभी, जिसमें कोई ऐसा गाना जिसमें इशिता पूरी मैं कोई तुलना नहीं करना चाहूँगा। अब लता जी बहुत आदरणीय है, प्रणाम है, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे सामने जो सिंगर है, जो युवा सिंगर है, वो निश्चित तौर पर लता जी को बहुत आदर से स्मरण करते हुए उसके भीतर खजाना है। कोई ऐसा गीत जो आपकी वर्सेटैलिटी को, आपके भीतर के टैलेंट को रिफ्लेक्ट करता हो, और वो जैसी हमारी प्यारी सी युवा इशिता है उसके मन का भी एक गीत हो। ऐसा कोई गीत जो धूम मचा दे। जाते जाते उसी गीत के सहारे हम आपको बहुत शुक्रिया कहते हुए, बहुत शुभकामनाएं कहते हुए, बहुत धन्यवाद कहते हुए, इस बात को मन तो नहीं कर रहा है लेकिन इसको हम यहाँ विराम दे रहे हैं, तो उस गीत के साथ जिसको आप गाते हुए, और हम छोड़ जाएंगे उसी पर। जी इशिता। जी, ये एक डेडिकेशन होगा सभी यंगस्टर्स के लिए। सोचा कहाँ था ये जो हो गया, सोचा कहाँ था ये जो हो गया, चुटकी कोई काटो ना है हम तो होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में, बादल पे पाँव है या छोटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है, बादल पे पाँव है या छोटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है, ओ हो 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 हो। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये नाव दौड़ती रहे, चलती रहे, आगे बढ़ती रहे, और ऐसी आगे बढ़े कि लोग कहें कि इशिता यू आर ग्रेट, इशिता आप कमाल हैं। और वाकई कमाल है हमारी प्यारी सी बिटिया संस्कार धानी की, बहुत आगे जाएगी सर। ये शरद जी का प्रेडिक्शन है, विजय जी का प्रेडिक्शन है, 7 करोड़ से ज्यादा मध्य प्रदेश का प्रेडिक्शन है, 3 करोड़ से ज्यादा छत्तीसगढ़ का प्रेडिक्शन है। बाकी आप देख लीजिएगा सर, बच्चन साहब के शब्दों में ज्यादा बोल गए हैं तो माफ कीजिएगा विजय जी। जी, और इसी को यहीं सर समेटते हैं और यहीं एक विराम देते हैं, और फिर अगली मुलाकात के लिए, जल्दी मिलने के लिए आप दोनों को मेरी तरफ से सायोनारा, नमस्कार।